हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव इज जिंदगी। लव इज जिंदगी भाग 34। रुचिका के मुंह से नैना का नाम सुनकर मोंटी का दिल धड़कने लगा। उसने रुचिका की बाहों को थामकर कहा, रुचि, क्या हुआ नैना को? क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? रुचि, बताओ मुझे। वो नैना हॉस्पिटल में है। शीतल ने अभी भी मुझे बताया कि उसे कैंसर है, रुचिका ने रोते हुए कहा। मोंटी ने सुना तो उसका दिल धक से रह गया। नैना को कैंसर था और नैना ने किसी को बताया तक नहीं। मोंटी बदहवास सा रुचिका को दिखता रहा तो रुचिका ने रोते हुए कहा, हमें नैना से मिलना चाहिए मोंटी। पता नहीं ये सब जानने के बाद उसने खुद को कैसे संभाला होगा। मुझे नैना से मिलना है। दी जीजू, क्या हुआ आप दोनों को? कुकू ने मोंटी और रुचिका को देखकर कहा। मोंटी कुकू को नैना के बारे में बताकर परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए खुद को नॉर्मल करके कहा, कुछ नहीं कुकू, बस रुचि थोड़ा सा इमोशनल हो गई। पर दी रो क्यों रही है? कुकू ने कहा। मैंने ही इसे रुला दिया, चलो घर चलते हैं, मोंटी ने कहा और रुचिका कुकू के साथ वहां से चला गया। चलते चलते मोंटी ने रुचिका से नॉर्मल रहने को कहा और तीनों घर चले आए। मोंटी और रुचिका की मम्मी पापा भी मंदिर से आ चुके थे। सबने साथ मिलकर दोपहर का खाना खाया और उसके बाद मोंटी और रुचिका बीकानेर जाने का बहाना बनाकर चले गए, जबकि उन्हें जल्द से जल्द नैना के पास पहुंचना था। उसी शाम मोंटी के मम्मी पापा भी चित्रकूट के लिए निकल गए। चंडीगढ़ अभी का घर। चौधरी साहब नैना से मिलने हॉस्पिटल गए हुए थे। शीतल घर में अकेली थी, इसलिए सार्थक उसके साथ घर में ही रुक गया। निबी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला था। आज नैना घर आने वाली थी, इसलिए दोनों हॉल में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजी। भोला एक बड़े से गिफ्ट के साथ अंदर आया। भोला के हाथ में गिफ्ट देखकर सार्थक ने कहा, ये किसने भेजा है? ये चित्रकूट से आया है, किसे मोंटी ने भेजा है। भोला ने गिफ्ट सार्थक की तरफ बढ़ाकर कहा और वहां से चला गया। सार्थक ने गिफ्ट देखा। ये नैना का बर्थडे गिफ्ट था, जो मोंटी ने एक बहुत ही प्यारी सॉरी नोट के साथ भेजा था। सार्थक ने गिफ्ट साइड टेबल पर रखा और शीतल की तरफ पलटकर कहा, तुम्हारी रुचिका या मोंटी से बात हुई? हाँ, आज दोपहर ही मेरी रुचिका से बात हुई थी। मैंने उसे नैना के बारे में बताया तो वह काफी परेशान हो गई। शायद मुझे उसे सच नहीं बताना चाहिए था, पर मुझे लगा जैसे नैना के सब चाहने वालों को उसके पास होना चाहिए। शीतल ने बुझे स्वर में कहा, आज नहीं तो कल उन दोनों को नैना के बारे में पता चलता ही। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मोंटी नैना का बचपन का दोस्त है, वो नैना से मिलने जरूर आएगा, सार्थक ने कहा। क्या तुम्हारी माँ से दोबारा बात हुई? उन्हें शक तो नहीं हुआ ना कि हम मनाली में नहीं हैं? शीतल ने कहा। शीतल, तुम उनकी चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। फिलहाल इस घर में सब उलझ चुका है। जब तक सब सुलझ नहीं जाता और पहले जैसा नहीं हो जाता, हमें यहाँ रुकना चाहिए, सार्थक ने कहा तो शीतल ने हामी में सर हिला दिया और दोनों वहीं बैठकर नैना के घर जाने का इंतजार करने लगे। शाम विहान ने नैना के डिस्चार्ज पेपर बनाए और उसे ढेर सारी नसीहतें देकर घर जाने की परमिशन दे दी। अगले दिन से नैना की कीमोथेरेपी शुरू होने वाली थी, इसलिए विहान ने उसे याद से अवी के साथ वापस हॉस्पिटल आने को कहा। नैना ने मुस्कुराते हुए हामी में गर्दन हिला दी। आराधना ने नैना की दवाइयां और फाइल ले ली। विपिन जी के हाथों में बाकी का सामान था। चौधरी साहब ने नैना को संभाला और उसके हाथ को थाम लिया। ये देखकर विपिन जी के दिल को एक बहुत सुकून मिला कि उसके बाद भी नैना को संभालने वाले इतने लोग हैं। नैना ने इधर उधर देखा, उसकी नजरें अवी को ढूंढ रही थी, लेकिन अवी वहां नहीं था। चौधरी साहब नैना की बेचैनी को भांप गए और कहा, अवी ने बताया कि वो एक क्लाइंट के साथ बिजी है, इसलिए हॉस्पिटल नहीं आ पाएगा। हाँ, उसने मुझे बताया था डैड, नैना ने मायूसी से कहा, लेकिन मन ही मन वह अवी को बहुत मिस कर रही थी। चले नैना। नैना को खोया देखकर चौधरी साहब ने कहा। नैना ने कहा और पलटकर अपने मम्मी पापा को देखा, जो ठीक उसके पीछे खड़े थे। आइए भाई साहब, चौधरी साहब ने नैना के डैड से कहा और नैना को साथ लेकर आगे बढ़ गए। हॉस्पिटल से बाहर आकर सभी गाड़ी में बैठे और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
नैना ने देखा अभी नहीं आया, लेकिन सौंदर्या भी वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए उसने कहा, मॉम कहाँ है? मैंने कल रात से ही उन्हें नहीं देखा है और आज वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। आगे बैठे चौधरी साहब ने सुना तो पलटकर नैना को देखा और कहा, वो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है नैना। ओह हाँ, आपने शायद मेरे घर आने के बारे में पहले ही उन्हें बता दिया होगा, नैना ने कहा और फिर अपना सर आराधना के कंधे से लगा दिया। दिल्ली अनुराग का घर। दिल्ली पहुंचते पहुंचते अभी को शाम हो चुकी थी। सौंदर्या और अभी अनुराग के घर के सामने पहुंचे। अभी का दिल धड़क रहा था तो वहीं सौंदर्या के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अभी ने सौंदर्या को देखा, उनके साथ घर के अंदर चला आया। अनुराग के घर मातम का माहौल था और वहां काफी लोग आए हुए थे। अभी अंदर आया तो दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए। हॉल में टेबल पर अनुराग की बड़ी सी तस्वीर रखी थी जिस पर हार चढ़ा हुआ था और अनुराग के घर वाले वहां मौजूद थे। अभी ने देखा हॉल के कोने में सफेद सूट पहनी निबी बैठी थी। रोने से उसकी आंखें सूज चुकी थी और चेहरा मुरझा चुका था। अनुराग के पापा ने अभी को वहां देखा तो गुस्से से उसकी तरफ आए और कहा, मेरे बेटे की जान तो तुम सब पहले ही ले चुके हो, अब यहाँ क्या लेने आए हो? वहां मौजूद लोगों के सामने अभी किसी तरह का तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए शांत लहजे में कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन को लेने आया हूँ। तो लेकर जाओ उसे। जब से मेरा बेटा इस दुनिया में रहा ही नहीं तो उस लड़की का इस घर में क्या काम है? उसकी वजह से आज अनुराग हमारे बीच नहीं है। मनूस है वो लड़की। मैं कहता हूँ उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। अनुराग के पापा ने गुस्से से कहा। इतने में अनुराग के बाकी घर वाले भी वहां चले आए। अभी अपनी बहन के लिए ऐसी बातें नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने गुस्से से कहा, ये जानते हुए भी कि आपका बेटा गलत था, आप मेरी बहन को उसकी मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। शादीशुदा होकर उसने निबी से शादी की और उसे धोखा दिया। बेटा बेटा अपनी बहन को लेकर यहाँ से जाओ। हम लोग नहीं जानते अनुराग ने क्या किया और क्या नहीं, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं रहा। अनुराग की बुआ ने कहा, मैं उसे लेने ही आया हूँ। जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इस समय मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। सच्चाई सामने आने के बाद अनुराग उस रात घर से चला गया था और उसके बाद एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। लेकिन अंकल मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। इन्हें लगता है कि अनुराग के साथ जो हुआ उसके लिए हम सब जिम्मेदार है, लेकिन उसने जो किया अपनी वाइफ के साथ, निबी के साथ, ये सब उसकी सजा है। अभी ने गुस्से से कहा। अभी की बात सुनकर अनुराग के पापा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अभी को घूरते हुए कहा, सजा तो तुम्हारे बाप को दिलवाऊंगा मैं, वो भी कानून से। उसने अनुराग को मारने की धमकी दी थी और आज अनुराग हमारे बीच नहीं है। और वो नैना, वो सब जानती थी। वो अनुराग को पहले से जानती थी, लेकिन उसने भी अनुराग के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार वो नैना बजाज भी है। अनुराग के पापा के आखिरी शब्द निबी के कानों में पड़े और उसने नम आंखों से अनुराग की तस्वीर को देखा और वापस अपना सर झुका लिया। अभी सब सुन सकता था, लेकिन किसी के मुंह से अपने पापा और नैना के लिए गलत नहीं सुन सकता था। उसने अनुराग के पापा की कॉलर पकड़ ली और गुस्से से कहा, एक और गलत शब्द कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। अभी छोड़ो इन्हें, क्या कर रहे हो तुम? सौंदर्या ने अभी को अनुराग से दूर करते हुए कहा। अभी उनसे दूर हुआ और गुस्से से कहा, लेकिन ये नैना के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? बिना उसे जाने कोई भी उसके लिए गलत कैसे बोल सकता है? भाई साहब, अनुराग के साथ जो हुआ उसका दुख हमें भी है, लेकिन इसमें अभी के डैडी या नैना की कोई गलती नहीं है। आप तो सच्चाई जानते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ आपके दुख को बढ़ाने या कोई तमाशा करने नहीं आए हैं। हम बस निबी को लेने आए हैं। आप सब की तरह उसे भी एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा कि अनुराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। कहते हुए सौंदर्या ने अनुराग के पापा के सामने हाथ जोड़ दिए। वह आगे कुछ बोल पाती इससे पहले अभी ने उनके हाथों को थामकर कहा, मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? अभी, निबी को लेकर जाओ। सौंदर्या ने कहा तो अनुराग के पापा साइड हो गए और अभी को जाने का रास्ता दे दिया। वे खुद चाहते थे कि निबी यहाँ से चली जाए, लेकिन जब से निबी यहाँ आई थी, खुद को अनुराग की पत्नी बताकर रोए जा रही थी और अनुराग के पापा
अनुराग की वजह से अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ती नहीं देख सकते थे। अभी निबी के पास आया और निबी से कहा, निबी चलो यहाँ से। निबी बुत बनी बैठी रही। अवी की बात पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अवी ने देखा तो उसने निबी के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, निबी चलो यहाँ से, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलो। अनुराग अब इस दुनिया में नहीं रहा भाई। निबी ने अवी की तरफ देखकर कहा। निबी को ऐसे देखकर अवी का दिल दुख से भर गया। उसने खुद को मजबूत रखा और निबी का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, घर चलो निबी। निबी रोते हुए अनुराग की तस्वीर को देखती रही और अवी उसे वहां से ले गया। सौंदर्या ने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया और वहां से चली गई। सभी लोग वापस आ बैठे। अनुराग के पापा वहीं खड़े अवी, निबी और सौंदर्या को जाते हुए देखते रहे। तभी अनुराग की पत्नी की आवाज उनके कानों में पड़ी, क्या आप सब जानते थे पापा? अनुराग के पापा ने अनुराग की पत्नी को देखा और मायूसी से हामी में गर्दन हिला दी। उसने आगे कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। अनुराग के पापा उदास चेहरा लिए अनुराग की तस्वीर को देखने लगे। एक अनुराग की वजह से दो हंसते खेलते परिवार उजड़ चुके थे। चौधरी साहब नैना, विपिन जी और आराधना के साथ घर पहुंचे। शीतल ने जैसे ही नैना को वहां देखा, वह उठकर उसके पास आई और उसके गले लगते हुए कहा, तुम ठीक हो ना नैना? शीतल नैना से दूर हटी तो नैना ने हामी में गर्दन हिला दी। सार्थक आकर नैना से मिला, लेकिन नैना की नजरें घर में किसी को ढूंढ रही थी। उसने चारों तरफ देखा और कहा, डैड, आपने कहा था मॉम घर पर है, लेकिन वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। चौधरी साहब ने सुना तो अपने सामने खड़े शीतल और सार्थक को देखने लगे। अरे नैना, आंटी हम लोगों के साथ तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उनके क्लिनिक से फोन आया और उन्हें अर्जेंट जाना पड़ा। वो आ जाएगी, तुम खड़ी क्यों हो? तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सार्थक ने बात को संभालते हुए कहा, सार्थक सही कह रहा है बेटा। आराधना जी, आप नैना को इसके कमरे में लेकर जाइए। शीतल बेटा, तुम इनकी मदद करो। चौधरी साहब ने कहा, जी अंकल। शीतल ने कहा और नैना को संभालकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे आराधना नैना की दवाइयां और बाकी सामान लेकर चल पड़ी। चौधरी साहब विपिन जी के साथ हॉल में आ बैठे। पूरा दिन हॉस्पिटल में रहने की वजह से विपिन जी थका हुआ महसूस कर रहे थे। भोला उनके लिए चाय ले आया। चौधरी साहब विपिन जी से इधर उधर की बातें करते हुए चाय पीने लगे, लेकिन मन ही मन निबी को लेकर चिंतित भी थे। तो दोस्तों, ये था लव इज जिंदगी भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव इज जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।